इस वीडियो से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन, यानी विद्युत धारा के साथ रसायन या किसी भी पदार्थ, आयनिक पदार्थ खास तौर पर किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकंडक्टर्स या जिन्हें हम बोलते हैं विद्युत चालक। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित करते हैं, यानी विद्युत धारा का प्रवाह जिन पदार्थों में से हो जाता है उन्हें हम विद्युत के चालक कहते हैं। जैसे धातु जो होते हैं जिन्हें हम धातु कहते हैं, जैसे तांबा है, सिल्वर है, और दूसरे विलयन के रूप में जैसे अम्ल हैं, क्षार हैं और लवण, यानी एसिड, बेस, सॉल्ट के सॉल्यूशंस हों या फिर मेटल्स हों, तो ये सारे विद्युत के चालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उनको हम विद्युत अचालक या नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हम सब जानते हैं रबड़ है, लकड़ी है, इनमें से जो है विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। किसी भी पदार्थ में से जब विद्युत का प्रवाह होने लगता है तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब ये प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, यानी हम ये कहें कि जो विद्युत चालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले धात्विक चालक या मेटेलिक कंडक्टर्स, या इन्हीं मेटेलिक कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, या उन्हें हम दूसरे नाम से कहते हैं आयनिक कंडक्टर्स। तो बेसिकली हम इसको दो तरह से कह सकते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरा आयनिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे जिनमें विद्युत धारा जब हम लगाते हैं, यानी पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, प्रवाह होता है। तो इसका मतलब आवेश या चार्ज किसके द्वारा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जाता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। उदाहरण के तौर पर जितने भी मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, दूसरी एलॉयज़ का मतलब दो धातुएं आपस में मिला के बनाई गई हैं। कुछ सॉलिड्स भी हैं जैसे कैडमियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। तो ये सारे मेटेलिक कंडक्टर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर्स, या हम इनको एक और चीज़ भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटनी चालकता। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयंस की गति के कारण होता है। और आयंस की गति किस तरफ होती है? आयंस अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड्स की ओर अभिगमन करते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश आयंस के द्वारा होता है उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटनी चालकता या इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ? विद्युत अपघटन वे पदार्थ जो आयंस में अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघटय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एसिड हैं, बेस हैं, कुछ सॉल्ट हैं, मेल्टेड सॉल्ट, पिघले हुए लवण, कुछ सॉल्ट के जलीय सॉल्यूशन, पानी में घोला हुआ विलयन आदि कई पदार्थ ऐसे हैं जो कि विद्युत अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते, तो हम उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। जैसे पानी, शुद्ध पानी में से प्योर वाटर है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ऐसे ही चीनी का पानी, तो उसमें से भी आयंस नहीं बन सकते। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स अम्ल, क्षार और दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशंस। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह स्लाइट इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा और स्लाइटली
आयंस के द्वारा होता है तो इनको हम कहते हैं मिक्स्ड कंडक्टर्स। और ये एग्जाम्पल हैं क्यूप्रस क्लोराइड मेल्टेड, पिघला हुआ क्यूप्रस क्लोराइड, द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन। तो दो एग्जाम्पल हैं जो है मिक्स कंडक्टर्स के। तो अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे। 3 पढ़े हमने यहाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिक्स कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल एसिड एंड बेस हुए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल चीनी, प्योर वाटर हुआ, एंड मिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स मेल्टेड क्यूप्रस क्लोराइड और सोडियम का सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया में। अब डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड विद्युत अपघटनी यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। तो अब हम चालक सेमीकंडक्टर्स में या कंडक्टर्स में यानी इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक के बीच अंतर देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। विद्युत अपघटनी में, या आप इसको आयनिक चालक भी समझ सकते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक में इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश नेगेटिव होता है, इसलिए ये हमेशा धनात्मक सिरे या पॉजिटिव चार्ज की ओर चलेंगे। आयंस, इनमें आयंस अपने विपरीत आवेशित अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की ओर गमन करते हैं, क्योंकि आयंस दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के दौरान उन चालकों की कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स लेते हैं। पर जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स लेते हैं तो उस वक्त आयंस एक जगह दूसरे अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर जाकर जमा होते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए विलयन की यानी सॉल्यूशन की कंपोजिशन में चेंज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में पदार्थ का परिवहन नहीं होता, यानी मूवमेंट ऑफ कंपाउंड नहीं है, जबकि विद्युत अपघटनी में पदार्थ का परिवहन होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो घट जाती है कंडक्टिविटी, और विद्युत अपघटनी चालक में जो कि चालकता का मान ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आयन की गति बढ़ जाती है, तो इसलिए विद्युत अपघटनी चालक में ताप बढ़ाने के साथ चालकता बढ़ती है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन है रासायनिक परिवर्तन के साथ विद्युत धारा के चलन के प्रक्रम को, यानी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो उस प्रोसेस को या उस प्रक्रम को हम विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए फेराडे एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 2 नियम दिए, तो उन्हीं के नाम पर ये नियम आगे संपादित किए गए, तो हम इन्हीं के नाम से जानते हैं, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम या फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फेराडे ने कई प्रयोग के आधार पर 1834 में विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन के अध्ययन के बारे में 2 नियम प्रतिपादित किए, और ये नियम किस पे डिपेंड करते हैं? जिसमें विद्युत अपघटय विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा पर तथा इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाली धातु या पदार्थ की मात्रा के बीच एक संबंध देते हैं। तो ये क्या रिलेशन दे रहे हैं कि जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसकी मात्रा पर, और दूसरा इलेक्ट्रोड्स पर जो आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, पदार्थ डिपॉजिट हो रहा है या धातु डिपॉजिट हो रही है, तो उसकी मात्रा पे संबंध दिया जा रहा है। तो 2 नियम हैं फेराडे के। पहला नियम है कि विद्युत अपघटन में यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी इलेक्ट्रोड, कैथोड अथवा एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा
विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी हमने अगर विद्युत धारा Q, विद्युत जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी Q प्रवाहित की है और इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त हो रहा है वो W है, तो हम कहेंगे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। चाहे वो पदार्थ मुक्त हो रहा हो, चाहे वो पदार्थ उस पर जमा हो रहा हो, या Q बराबर हम कहते हैं I इंटू टी। Q किसके बराबर है? जो विद्युत किसके बराबर है? धारा, विद्युत धारा मल्टीप्लाइड बाय समय। तो हम लिख सकते हैं कि W बराबर I इंटू टी। I क्या है? विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एम्पियर में लेते हैं और T समय है जिसको हम सेकंड्स में लेते हैं। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि W बराबर ZIT और Z एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमने लिखा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यदि I 1 एम्पियर है, हमने सिर्फ 1 एम्पियर की धारा और 1 सेकंड है, तो उस स्थिति में W जो है वो Z के बराबर होगा। यानी जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की ग्राम्स में, ठीक है, भार दिया है तो पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक या 1 कूलम विद्युत आवेश विलयन में प्रवाहित किए जाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। तो बहुत सिंपल है कि जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक हम किसी विलयन में प्रवाहित करते हैं तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त होता है वो कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब हम आते हैं द्वितीय नियम पर, और द्वितीय नियम हम क्या बता रहा है कि विद्युत की समान मात्रा द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राओं में, मतलब हम अलग अलग विलयन ले रहे हैं और इलेक्ट्रोड्स पर पदार्थ की मुक्त हुई मात्राओं में एक रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग विद्युत अपघटों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाली अलग अलग पदार्थ की मात्राएं हैं उन पदार्थ के रासायनिक तुल्यांकों की समानुपाती होती है। प्रकार परिभाषा थोड़ी मुश्किल है, पर अगर हम ये समझें कि इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली अलग अलग पदार्थ की मात्राएं हैं वो सभी पदार्थ के केमिकल इक्विवेलेंट या रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। अब यहाँ एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें हम फैराडे के द्वितीय नियम को समझा सकते हैं। और द्वितीय नियम क्या है कि W इज़ प्रोपोर्शनल टू E या W अपॉन E इज इक्वल्स टू इस कांस्टेंट। W क्या है? मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, और E क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट या रासायनिक तुल्यांक। हमने 3 अलग अलग बीकर लिए हैं, उनमें 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। एक में H2SO4, दूसरे में कॉपर सल्फेट और तीसरे में सिल्वर नाइट्रेट है। और अब हम एक ही समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो अगर हम समान मात्रा यानी 1 कूलम विद्युत धारा अगर इनमें प्रवाहित की जा रही है तो कैथोड पर हमें क्या मिलेगा? मुक्त हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर। और इनके वेट की कैलकुलेशन करने पर हमने ये देखा कि सदैव जो है वो तुल्यांकी भारों के अनुपात में ही प्राप्त होते हैं ये इलेक्ट्रोड्स पर। तो हम कहें कि 2 सेल्स, किन्हीं भी 2 सेल, अब पहले हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं उसमें से हम 2 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो 2 सेलों से मुक्त होने वाले पदार्थ अगर W1 और W2 हैं और उनके रासायनिक तुल्यांक यानी तुल्यांक इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट तो E1 E2 हैं, तो हम लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन E2 क्योंकि समान है मात्राएं। या हम लिख सकते हैं कि W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2।
E1 किसके बराबर है? हाइड्रोजन की मात्रा जो एकत्रित हुई है इलेक्ट्रोड्स पर। और E2 किसके बराबर है? कॉपर की एकत्रित हुई हुई मात्रा के। अब मात्रा को हम क्या लिख सकते हैं? तुल्यांकी भार के रूप में। तो ये किसके बराबर हो गए? हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय कॉपर के तुल्यांकी भार के। अब फैराडे का पहला नियम था जिसमें हमने पदार्थ की मात्रा किसके बराबर थी? W बराबर ZIT के। तो पहले के लिए हम लिख लेते हैं W1 बराबर Z1IT, दूसरे के लिए W2 बराबर Z2IT, और अब हम W1 और W2 की वैल्यू रख देते हैं। तो W1 अपॉन W2 बराबर Z1IT अपॉन Z2IT, चूँकि हमने समान धारा समान समय तक प्रवाहित की है तो IT कैंसिल हो गए और W1 अपॉन W2 बराबर हो गया Z1 अपॉन Z2। अब W1 अपॉन W2 किसके बराबर है? E1 अपॉन E2 के। तो हमारी इक्वेशन आई Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2, या Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसके केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होता है। अब अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो एक कूलम आवेश, किसके मतलब 1 एम्पियर की विद्युत धारा हमने 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित की है तो उस स्थिति में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर जो इलेक्ट्रोड पर जमा होता है उसकी मात्रा कितनी है? 0.001180। प्रैक्टिकली ये देखा गया। तो अब हम इतने अनुसार जब इतनी मात्रा में आयन निक्षेपित हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि जो निक्षेपित हुई हुई मात्रा है वह विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी आयन की जो मात्रा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई वो किसके समानुपाती हो गई? विद्युत धारा की मात्रा के, जो हमारा फैराडे का पहला नियम है। तो हम लिख सकते हैं कि सिल्वर का तुल्यांकी भार जो है उसके डिवाइडेड बाय जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित हुई, दैट इज इक्वल्स टू कितना आया? 96493। इसी तरह से जब हम उतनी ही समान मात्रा में यानी 1 कूलम आवेश विलयन में प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन के केस में निक्षेपित हुई हुई मात्रा 0.00001036 है, और फिर कितना आया? 96515। और तांबे के केस में यानी कॉपर के केस में ये आया 31.8। तो ये है, इसकी मात्रा कितनी हुई? 0.003296, और यह हुआ 96567। तो नियरली सेम आ रहे हैं और हमने एक निश्चित मात्रा ली 96500। तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए हमें 96500 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है और इसको हम 1 फैराडे कहते हैं। चूँकि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता इसलिए फैराडे का मान हमेशा स्थिर रहता है। तो फैराडे को हम F से लिखते हैं और F बराबर हो गया 96500। और जब 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट पास की जाती है, तो पदार्थ में 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित या फ्री होता है। और उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब 96500 एम्पियर्स की विद्युत धारा को हम सिर्फ 1 सेकंड प्रवाहित करेंगे तो पदार्थ में कितना होगा? रासायनिक तुल्यांक के बराबर केमिकल इक्विवेलेंट, उसे हमने E कहा था, वही हमारा तुल्यांकी भार है। तो हमारी इक्वेशन आ गई I इंटू टी इंटू ई। कब? जब हमने T टाइम तक I एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो पदार्थ की कितनी मात्रा हुई? E डिवाइडेड बाय 96500। तो ये हमारी इक्वेशन आती है। तो W बराबर हो गया I इंटू टी इंटू ई डिवाइडेड बाय F। अब विद्युत धारा या करंट का जो मेजरमेंट है हम वो
वोल्टामीटर से या कूलोमीटर्स के द्वारा करते हैं, और कई तरह के वोल्टामीटर्स और कूलोमीटर्स आपको बाजार में दिखाई दे सकते हैं। एक फैराडे में आवेश कितना है? तो एक फैराडे में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक मोल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो अगेन वही चीज़ आई 96500। तो हम कह सकते हैं कि एक फैराडे कूलम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो इस तरह से हम फैराडे के दोनों नियम, फैराडे क्या है, किस पे डिपेंड करता है, फैराडेज की क्या वैल्यू होती है, कितना आवेश होता है, इन सब का एक एलिमेंट्री आइडिया हमने इस वीडियो में देखा है। और आगे हम धीरे धीरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा चैप्टर पढ़ेंगे। आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दिखाई दे रहा है इस स्लाइड पर, तो आप इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं स्पेशली, वो आप इंग्लिश मीडियम वर्जन की किताब खरीद सकते हैं किसी भी पब्लिक हाउस की, और इन वीडियोस के साथ आपको हेल्प मिलेगी पढ़ने में।